अब हम पढ़ेंगे इंडियन लिटरेरी वर्ल्ड का इंडियन लिटरेरी वर्ल्ड का यूनिट 1 का थर्ड चैप्टर, जो एन कोल द्वारा लिखा गया है। ये है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ नॉवेल्स है, कुछ हिस्टोरिकल डेफिनेशंस है, डिसयूजेस है, इसके अंदर जेनर ऑफ द नोवेल है, ठीक है, एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि बहुत सारी राइटिंग्स के बारे में यहाँ पर प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस नॉवल में। एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ सम हिस्टोरिकल डेफिनेशन हम इसमें पढ़ेंगे। गॉट इट? ओके बच्चे, नाउ समरी ऑफ द टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी समरी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो नोवेल तो बहुत बड़ी है, इसलिए हम समरी को डिस्कस करेंगे। द कॉल gave a journal idea that if you have lived a life you can write at least one story। अगर तुम जिंदगी जी रहे हो तो आपने एक स्टोरी लिख सकते हो। प्रिफरेबल, ठीक है, प्रेफरेबल लिख सकते हो, योर ओन, हो सकता है वो आपसे मिले हुए हो, ठीक है, आप प्रेफर जो करते हो अपनी स्टोरी हो। एंड वन मैन वुमैन, या किसी आदमी या औरत पर, या वन वोट, किसी वोट पर, किसी को वोट देते, यानी कि वो वाला राजनीतिक वाला वोट नहीं है। वन लाइफ एंड वन नोवेल, ठीक है। तो अगर आप जी रहे हो तो यू कैन राइट एनी टॉपिक, एटलीस्ट वन स्टोरी, राइट। फिक्शन इन द मोस्ट डेमोक्रेटेड लिटरेरी जनर, राइट। फ्रिक्शन क्या है? एक मोस्ट डेमोक्रेटेड लिटरेरी जनर है। एंड इन दिस लेक्चर्स कॉल स्टेट दैट इज पर्पस is to go back in times to earliest novelists and focus on old fashioned। yes, इन्होंने स्टेट्स के इस पर्पस से क्या करा, अर्लीस्ट नोवेलिस्ट को फोकस करा एंड ऑल फैशनॉइड्स नोवेल्स को देखा। सी एंड हाउ दिस ऑल बिगेन when they mention all fashionoids novel he meant 18th and 19th century। ठीक है, उन्होंने मीन किया, उन्होंने जाना, उन्होंने मीनिंग निकाला। when the novel first emerged in Europe, यानी कि बहुत पुरानी पुरानी नोवेल्स को उन्होंने क्या करा, डिजाइन किया, उन्होंने देखा, है ना, और उसके बारे में सर्च किया, रिसर्च किया, ठीक है, इमर्ज किया। सो इसी का उन्होंने समरी टेक्स्ट निकाला नोवेल्स का, ठीक है, इसी का उन्होंने समरी टेक्स्ट निकाला नोवेल्स का। और उन्होंने इन सभी नोवेल्स का रिफ्लेक्शन लिखा। वो ना एक कलेक्शन की आदत होती है कि हम सभी नोवेल्स को पढ़ें, फिर उसमें जाने कि नोवेल्स में जो नरेटर्स होते हैं या ऑथर्स होते हैं वो क्या लिख रहे हैं, किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोई आदमी पे लिख रहा है, कोई औरत पे लिख रहा है, कोई वर्ड पे लिख रहा है, कोई लाइफ पे लिख रहा है, कोई खुद पे लिख रहा है, कोई खुद की स्टोरी लिख रहा है, तो कोई किसी चीज पे लिख रहा है ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि शायद हमें भी लिखने की आवश्यकता है। और हाँ, हमें लिखना चाहिए। इवन एक स्टोरी तो अपनी लाइफ में लिखो, अपनी लिखो, जो मर्जी वो लिखो, पर लिखो। क्योंकि एक तरीके से लिखने की कला शायद हमें एक सक्षम बनाती है, या हमारे अंदर विचार को पैदा करती है, थॉट्स पैदा करती है। बिकॉज थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। फिर वहां पे वो थॉट्स भी दो तरीके के होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। बट आप जो लिख रहे हो, जिसके ऊपर लिख रहे हो, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज को और गेन करेगा, और रिसर्च करेगा, सर्च करेगा। देन तुम्हें और ज्यादा उम्मीद होगी कि नहीं यार, ये नहीं इतना लिखा तो इतना और लिखो, है ना। तो इससे आपका ब्रेन भी क्या होता है, वॉश होता है, आगे और की ओर खुलता है ना। तो ये चीजें ज्यादा जरूरी होती है। दैट्स व्हाई कॉल गया अ जर्नल आइडिया। इफ यू हैव अ लाइफ, if तुम जी रहे हो तो तुम अपनी लाइफ में स्टोरी लिख सकते हो। और एग्जैक्टली ओपन माइंडेड इंसान ही क्या कर सकता है, स्टोरी लिख सकता है। ये जो दिमाग है ना, इसमें ये सर्च करने के लिए कि खाली है या भरा हुआ है ना। अगर भरा हुआ है, कुछ है इसमें, तो यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो। इफ नहीं है, सो यू कांट, तुम नहीं कर सकते। बिकॉज इट्स नॉट अ टफ, बट इट्स नॉट अ इजी ऑल्सो। गॉट इट बच्चे? खूब समझ में आई होगी। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से सारे नॉवेल्स को रखा। डोमेन ऑफ द नोवेल is and was from the outset an internally conflicted and diagonalic and dialectical domain। यानी कि आप इसको लिखो, अलग अलग पॉइंट्स में लिखो। इन्होंने डोमेन किया, कौन सी नॉवेल्स को डोमेन किया, उन्होंने डोमेन किया नॉवेल्स को। कौन सी नॉवेल्स को?
इन्होंने नोवेल्स को डोमेन किया कौन कौन सी, आउटसेट, ठीक है, आउटसेट नोवेल्स को इंटरनली एंड कंफ्लिक्टेड, बहुत सारी चीजें इसके नोवेल्स के अंदर से निकाली, ठीक है। हिज प्राइम फोकस ऑन सम वेल नोन इंग्लिश राइटर, इनका जो प्राइम फोकस था वो था इंग्लिश राइटर्स के ऊपर, ठीक है। हियर कॉल गिव अ ब्रीफ ऑन ऑफ हिज लेक्चर, उन्होंने ब्रीफली बताया, सेइंग हिज सेकंड लेक्चर इज नेशनलिटी, उन्होंने नेशनलिटी पर क्या दिया, अपना सेकंड लेक्चर दिया। और नोवेल के फर्स्ट लेक्चर कब दिया उन्होंने, उस चीज के ऊपर कि भाई तुम नोवेल्स लिख सकते हो, लिख लो, साथ साथ हाथों हाथ लिखते चलो। सेकंड लेक्चर नेशनलिटी के ऊपर एंड नोवेल के ऊपर, फोकसिंग ऑन दी नोवेल प्रोड्यूस इन फ्यू कंट्रीज, एग्जांपल 19th सेंचुरी में उन्होंने फोकस किया, जो फोकस किया ना कुछ कंट्रीज की नोवेल पे, रशिया की नोवेल पर, इंडिया की नोवेल पर। एंड द थर्ड लेक्चर इज टॉक अबाउट द आइडियोलॉजी एंड नोवेल। यस, सेकंड जो है उन्होंने नेशनलिटी के ऊपर लेक्चर दिया, क्योंकि उस नॉवल के सेकंड लेक्चर में उन्होंने बताया अदर कंट्रीज की जो नॉवेल्स उन्होंने 19th सेंचुरी में पढ़ी है, लिखी है, उसका अध्ययन किया, उसका मनन किया, उसके बारे में रिसर्च की, पढ़ा, वॉट एवर जो भी उन्होंने किया, ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज से उन्होंने नॉवेल्स उठाई, जैसे इंडिया से उठाई, ठीक है, और रशिया से उठाई, ठीक है। और थर्ड लेक्चर इन्होंने फिर बताया आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी में क्या बताया होगा, आइडियोलॉजी लेक्चर के अंदर इन्होंने बताया होगा जो नोवेल्स के अंदर लोग हैं जिन्होंने ये नोवेल्स लिखी है, जो नोवेल उन्होंने पढ़ी, किसने, कॉल ने पढ़ी, है ना, जो नोवेल कॉल ने पढ़ी वो नोवेल किसने लिखी, ठीक है। तो वो कौन कहलाएंगे, आइडियल्स कहलाएंगे, है ना, जिन्होंने लिखा आइडियोलॉजी, जो आइडिया दे रहे हैं नॉवेल्स के अंदर, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। तो थर्ड लेक्चर आइडियोलॉजी पे दिया, लिखते चलो हाथों हाथ, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, ठीक है। ही बीइंग हिज फर्स्ट लेक्चर ऑन द इंग्लिश नॉवेल, right? He begins his first lecture on the English novel with Henry Fielding, who, when he turned from stage comedies and top prose fictions, thought of himself as the founder of a new province of writing, Tom Jones. ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, फर्स्ट लेक्चर जो था उनका इंग्लिश नॉवल पे, उन्होंने हेनरी फील्डिंग हु वेंट टू टर्न द स्टेज ऑफ कॉमेडीज, हेनरी फील्डिंग के ऊपर कॉमेडीज एंड द फैक्ट ऑफ टॉपर्स फिक्शन, एंड उन्होंने क्या करा, फाउंडर द न्यू प्रोविजंस ऑफ राइटिंग, जो कौन थे फाउंडर, टॉम जोन्स, ठीक है। बट हिज डेफिनेशन गॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, उनकी डेफिनेशन बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी थी, इसीलिए उन्होंने डिफाइन किया नोवेल एज अ डोमेस्टिक हिस्ट्री, और सिंपली एज अ हिस्ट्री दैट इज द से द लाइफ और बायोग्राफी ऑन ऑफ द वन इंडिविजुअल से कॉल। तो इसलिए उन्होंने अपनी उसके अंदर जो उनकी नोवेल थी कॉल की, उन्होंने क्या करा, बायोग्राफी लिखी अपनी, एंड ऑल्सो डोमेस्टिक हिस्ट्री के बारे में उन्होंने इसको क्या दिया, टैग दिया, ठीक है। बाकी किसी की कॉन्ट्रोडिक्टरी वो नहीं चुराई कि भाई अलग अलग नाम इनके ले लेते हैं या इसको मेकअप कर देते हैं, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट वन level contradictions can be seen a new classical writer away of the ancient classic and reference to the classic like Homer और Aristotle। इन्होंने रेफरेंसेस क्या करे, होमर जो था, हमने देखो होमर के बारे में शायद पढ़ा है, शायद नहीं, हमने पढ़ा था अभी जो हमने यूरोपियन वो पढ़ी थी लिटरेचर, उसके अंदर पढ़ा था, ठीक है, होमर के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है। इन्होंने, होमर ने इपिक पोयम लिखी थी, बहुत बड़ी पोयम थी, एरिस्टोटल ने बताया था, एरिस्टोटल के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ये प्रूव करता है whatever seem new to us may just be the newer version of the old। तो ये चीजें, एरिस्टोटल जो है बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं, होमर भी बहुत अच्छे राइटर थे, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, न्यूअर वर्जन ऑफ द ओल्ड, ठीक है। तो ये सीम्स नहीं करता न्यूअर वर्जन ऑफ द ओल्ड, ये कुछ नया वर्जन है पर पुराना। as much the novels feeding the representing and colonizing of the new territory, also rehabilitations of the old literary territory several ways। इन्होंने कॉल ने नया कुछ ना लेकर पुराने को न्यू वर्जन दिया, और इसी तरीके से इन्होंने क्या करा, कुछ अलग तरीके से, कुछ सेवरल वेज के अंदर अपनी नॉवेल्स को अरेंज किया। बट कॉल आर्ग्यू द एपिक में बी रिजेक्टेड बट इट रेइनस्क्राइब्ड, यानी कि जो
कॉल है, उन्होंने कुछ एपिक्स के आर्ग्यूज रिजेक्ट किए, रिजेक्ट करके दोबारा से डिस्क्राइब किया. एंड फीडिंग कॉल नोवेल्स एज अ कॉमिक एपिक बिकॉज इट सजेस्ट द डबलनेस बिटवीन इकोनॉमिक एंड द पिक. एपिक जो थी उन्होंने इसको कॉमिक बनाया, नोवेल्स बनाया, फीडिंग कराकर इंडिविजुअल एंड द सोशल हिस्ट्रिकल प्राइवेट लाइफ एपोकल which is seen the feeding as well as other novels up to day. यानी कि जो ये थी कॉल, इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने सोशल हिस्ट्रिकल प्राइवेट लाइफ इस सब चीजों पर इपिक्स लिखी, पोएम्स लिखी, राइट. इपिक्स मतलब बड़ी बड़ी पोएम्स लिखी, और तो और इन्होंने बहुत सारी चीजें लाइक कॉमिक्स लिखी, ठीक है, कॉमिक्स लिखी और तो और नोवेल्स बनाई. देयर इज समथिंग रेवोल्यूशनरी इन फील्डिंग थ्योरीज ऑफ हिज रिजेक्शंस ऑफ एपिक हीरो एज अ सुपरनैचुरल एंड मिथोलॉजिकल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. यानी कि ये कुछ अलग क्रांतिकारी चीज थी, कुछ ऐसी थी जो फीडिंग कर रही थी थ्योरी को. किस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्शन किया? सुपरनैचुरल, मिथोलॉजिकल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. किसी भी हीरो को, इन्होंने किसी हीरो को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखाया, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी नहीं होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज होती ही नहीं है. एक्चुअल में हम एक्चुअली खुद ही बनाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर सुपर नेचुरल. ठीक है बेटा, समझ में आ गई? गुड. नेक्स्ट इज the another thing is the installations of comic, the sense of the common place. ये आप लिख दो कि जो उनकी कॉमिक होती थी वो कैसी होती थी? सेंस ऑफ द कॉमन प्लेस, यानी कि कॉमन प्लेस के साथ में ये और ऑर्डिनरी तरीके से अपनी कॉमिक्स लिखते थे, नॉट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. द टॉपिकल लिखते थे, द मैटर ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के ऊपर, प्रोटोजेनिस्ट ऑफ लॉ एंड इवन एट द टाइम्स ऑफ मार्जिनल रैंक, यानी कि रैंक के ऊपर, engaged living ordinary lives and commonplace pursuits of the commonest of commonplace goals. common चीजों के ऊपर, common goals के ऊपर, all the character which were excluded from the stage in the epic were when given the opportunities, and like Richardson and maid servants Pamela, ठीक है, इनको अपॉर्चुनिटीज मिली इन इपेक्स की, है ना. डिफॉइस, पित्रा मॉल, फ्लैंडर्स एंड फीडिंग्स ऑन फुटमैन इन जोसेफ एंड्रयू एज वेल द बेस्टर्ड टॉम एंड जॉन्स. इन सभी, ये लिख लो आप, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जिस चीज की, जिस इपेक्स की इनको अपॉर्चुनिटीज मिली, उन इपेक्स के नेम है ये. ठीक है. As we move into the 19th century, the common people and though in the so-called age of common man become very respectful, more acceptable to the society, and the literature there mainstream. Fable remains essentially the story of love, marriage, लव के ऊपर, मैरिज के ऊपर, प्राइवेट कंसर्न्स के ऊपर. ठीक है. इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने इस एज में बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से सोसाइटी को लिटरेचर दी, अलग अलग एसेंशियल स्टोरीज के ऊपर, स्टोरी ऑफ लव है, चाहे वो मैरिज के ऊपर स्टोरी है कोई, प्राइवेट कंसर्न्स के ऊपर स्टोरी है कोई, उन सभी स्टोरीज के ऊपर इन्होंने क्या दी, सबको एक नॉवेल्स वगैरह प्रोवाइड की सोसाइटी को. ठीक है. ओके. नाउ जॉर्ज इलॉयड, ठीक है, herself used the word of epic, and the constantly of the correctly describing word of her would be epoical. तो जो जॉर्जी एलियट है, उन्होंने क्या करा, एपिक को यूज करा है. तो कॉल गैप टू एंटी फीडिंग एंड पैराडिग्म्स, व्हाई कॉमिक एपिक, तो उन्होंने क्यों कॉमिक एपिक को ही वो करा. ठीक है. व्हाई नॉट एपिक ओनली पर से, एंड व्हाई नॉट प्रोटोजोनिस्ट. ठीक है. क्यों उन्होंने इन सब चीजों को ना करके, बिकॉज व्हेन द रीडर आस्क George Eliot why, the George Eliot did not write the lengthy prefaces in the manner of Fielding. She answered that he lived in an ample age when the races were longer. जो जॉर्जी थी वो बिल्कुल भी लंबी स्टोरी नहीं लिखती थी. ठीक है. And when summer afternoon were spacious and the clock ticked slowly in the winter evening,
So every writer has his own history, condition, style to writing, right? जैसे कि समर और आफ्टरनून में स्पेशियस टाइम होता है, और ऐसे ही विंटर की इवनिंग में क्लॉक जो होती है आपकी घड़ी वो टिक टिक करती है स्लोली स्लोली, तो उस टाइम पे हर राइटर अपनी खुद की स्टोरी लिख रहा होता है। ठीक है, इस तरीके की कुछ स्टोरीज जॉर्जी लिखती थी। ठीक है, इस राइटर से क्या करा गया है, इस राइटर से कंपेयर किया गया है को एन पोल को। ठीक है, जॉइस ह्यूगली कॉमिक नॉवल इज कॉन्शियसनेस एंड अनलेस is not only title after but alludes and constantly to the reinvents, so to speak one of the 2 or 3 founding epics of western civilization। तो कुछ epics जो है वो इनकी सभ्यता के अनुसार होते थे। कॉल कंसीडर द लॉरेंस नॉवेल्स फुल नोटोरियस सेक्स एंड नॉवेल्स ऑफ कल्चर्स। कुछ आपकी जेंडर्स वगैरह पे होती थी। ठीक है, कुछ ऐसी नॉवेल्स होती थी नोटरियर्स के ऊपर होती थी, कुछ कल्चर्स एंड क्लास डिफरेंशियल्स के ऊपर होती थी। बिकॉज दिस इज वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न एरियाज हैं दे आर द प्रेजेंट द क्लास सिस्टम कल्चर। बिकॉज जो वेस्टर्न है वो अपने कल्चर्स को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ईएम द फ्रॉस्टर्स novels are the first and last novel of culture conflict and mutual critiques। जो एम फ्रॉस्टर्स है, ठीक है, ये जो एम फ्रॉस्टर्स नॉवेल्स जो है वो फर्स्ट और लास्ट नॉवल है कन्फ्लिक्ट और म्यूचुअल क्रिटिक वे के ऊपर जो लिखी है इन्होंने। कौन सी नॉवल है, लिख लो ये वाली नॉवेल्स। ठीक है, the Fielding has been much parasites for his irony. It not only represents the individual but rather the collective portrait of the society of his time, feeding and novel crowded। So धीरे धीरे ये क्या है, प्रेस्ड होना शुरू हो गई, एंड द कलेक्टिव पोर्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी ऑफ दिस टाइम। यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्रेट यानी कि कलेक्टिविटी थी किसकी, सोसाइटी के पास इनके नॉवेल्स की। right, feeding's novel is crowded, it is, but it is a crowded not just by a variety but why by the opposite position of the character representing the two sides of the some central political, social and intellectual and regional like regions religious debate of the 18th century। यानी कि ये जो crowded था, not a variety but opposite crowd था। ये कैसा कि कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, टू साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेंट्रल पॉलिटिकल सोशल इंटेलेक्चुअल को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिलीजियस डिबेट को 18th सेंचुरी के अंदर, विंग एंड ट्रॉय, कॉट एंड कंट्री, ये लिख लो, कुछ डिबेट्स थी ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ डिबेट्स थी बेटा, विंग एंड टॉरी, कोट एंड कंट्री, द अनकाउच, प्रिस्ली, इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना, स्क्वायर वेस्टर्न एंड हिज सिस्टर एक्सेट्रा। Novel of 19th century, this these novels become openly recognizable and are the included commonly recognized as pictures of society, not so much a moral critique with feelings but rather a representation through individual stories of the various structures of 19th century British बॉर्जियस सोसाइटी। जो नॉवेल्स थी 19th सेंचुरी की उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही क्या थी, रिकॉग्नाइजेबल नॉवेल्स थी, हर कोई पढ़ सकता है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर था, स्टोरीज थी, इंडिविजुअल स्टोरीज भी थी। तो मोस्ट विजिबली इंपॉर्टेंट शिफ्ट इज द कोर्स ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम द रूरल टू द अर्बन। ठीक है, रूरल से अर्बन की ओर जाती हुई विजिबल इंपॉर्टेंट शिफ्ट दिखाई दी इस नॉवल के अंदर, और है ना, फ्रॉग राउंडिंग दिखाई दी, डोमिनेंट बॉर्जेसिस दिखाई दिया, इमरजेंस ऑफ मर्चेंट्स दिखाई दिया, मार्जिन प्रिंसेस के बारे में, प्रिंस मतलब जो राजकुमार वगैरह होते हैं उनके बारे में, हैजन और प्रोटोजेनेसिस के बारे
Now, according अब ये